लखनऊ की संकरी गलियों के बीचों बीच एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान था, जिसके आंगन में तुलसी का चौरा और दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी हुई थी। घर में कभी हंसी ठिठोली की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब हर कोने में जैसे मौन का बसेरा था। इस घर में दो बहनें रहती थी, अवनी और नीति। अवनी और नीति सौतेली बहनें हैं, एक ही छत के नीचे लेकिन दिल अलग। अवनी बड़ी है, पढ़ी लिखी, शांत, आत्मनिर्भर, दृढ़ व्यक्तित्व और जिम्मेदार। नीति छोटी है, सौतेली बहन, सुंदर लेकिन ईर्ष्यालु, स्वार्थी और चालाक। परिवार में अवनी को ज़्यादा जिम्मेदार समझा जाता है, जिससे नीति चिढ़ती है। नीति, ज़रा वो कपड़े उठाकर अंदर रख दे, बारिश आने वाली है। अवनी ने बालकनी से नीचे झांकते हुए आवाज़ लगाई। नीति ने आंखों में चिढ़ लिए हुए कहा, अवनी, तुम खुद भी तो कर सकती हो, हर बार मुझे ही क्यों? अवनी मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि नीति का व्यवहार अब धीरे धीरे कड़वाहट भरा होता जा रहा है, पर वजह शायद सौतेलापन। उनकी माँ बहुत पहले गुजर गई थी। अवनी की माँ और नीति की माँ अलग थी, लेकिन पिता एक ही थे। पिता हरिकिशोर ठाकुर एक सख्त लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों बहनों को बराबर शिक्षा दी, पर दिल की दूरी बराबर नहीं कर सके। अवनी पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन नीति ज़रा ईर्ष्यालु और जल्द गुस्से में आने वाली। एक बार पिता ने अवनी से कहा, बेटी, तुझे ही इस घर को संभालना है। नीति थोड़ी नाजुक है, ज़रा उसे समझते रहना। उस दिन से अवनी ने जैसे एक जिम्मेदारी ओढ़ ली थी। कुछ साल बाद अवनी की उम्र 25 की हुई। एक अच्छा रिश्ता आया। विवेक ठाकुर बैंक में काम करता था, पढ़ा लिखा, सभ्य, दिखने में ठीक ठाक। नीति उस समय 20 की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पिता ने अपने जीवन भर की कमाई इस शादी में झोंक दी। शादी के बाद जब अवनी विदा होकर चली गई, तो नीति अपने कमरे में खामोश बैठी रही। विनीता मौसी ने पूछा भी, नीति बेटा, दीदी की विदाई के समय तू रोई क्यों नहीं? नीति बस इतना बोली, मैं क्यों रोऊं? मैंने उसे अपनी बहन माना ही कब था। अच्छा हुआ चली गई, अब वो अपना घर बसा चुकी है। अवनी की शादी विवेक से हो गई थी। अवनी जब पहली बार विवेक के घर पहुंची, उसकी सास शारदा देवी ने आरती उतारी, बहू, इस घर में हमेशा सुख समृद्धि बना कर रखना। अवनी ने मन ही मन सोचा, काश मैं सबको खुश रख पाऊँ। ससुराल वाले अवनी को शुरू में अपनाते हैं। विवेक भी शुरू में बहुत ख्याल रखता था। अवनी, तुम बहुत शांत और समझदार हो। मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी पत्नी बनी, विवेक ने शादी के कुछ दिनों बाद कहा। अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बस तुम यूं ही साथ निभाते रहो, यही काफ़ी है। 6 साल बीत गए। अवनी और विवेक का एक प्यारा बेटा हुआ था, कृष। पूरे घर में खुशी छा गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो अवनी को समझ ही नहीं आया। नीति, जो अब कॉलेज ख़त्म कर चुकी थी, एक ही शहर में मायका और ससुराल का घर होने के कारण अक्सर उसके ससुराल वाले घर आने लगी। मैं तो दीदी का बेटा देखने आई हूँ, वह कहती। कभी कहती, बहुत मन कर रहा था दीदी से मिलने का। अवनी के घर आकर वह हफ्ते हफ्ते भर ठहर जाती। ससुराल में कोई उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि सास शारदा देवी तो उसे सिराकों पर बिठा कर रखती। वो जानती थी कि नीति अवनी को पसंद नहीं करती, इसलिए अवनी को नीचा दिखाने के लिए वह नीति की बहुत ही तारीफ करती। अपने रिश्तेदारी में नीति को बहुत ही सुंदर और सुशील, समझदार बताती। लेकिन नीति की नज़रें कहीं और भटकती थी। जब भी नीति घर आई, विवेक उसके आगे पीछे घूमता रहता। नीति विवेक को धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाने लगी थी। विवेक के साथ वो बहुत हंसी मजाक करती। कभी कभी दोनों बहुत ही करीब नज़र आते थे। अवनी को यह सब सहज नहीं लगता। अवनी ने एक दिन विवेक से पूछा, नीति अब बहुत बार आने लगी है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विवेक ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, अरे वो अकेलापन महसूस करती होगी, अब घर में तो तुम्हारे पापा भी नहीं रहे। अवनी को उसकी नज़रें और बातों में कुछ अजीब लगता। अवनी चुप रह गई।
लेकिन एक शक, एक डर, एक बेचैनी उसके भीतर घर करने लगी थी। अवनी को विवेक और नीति की बातचीत में संदेह होता था। अवनी अक्सर सोचती, क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या वाकई कुछ बदल रहा है। घर की दीवारें वही थी, पर अब उनकी खामोशी अलग सी लगने लगी थी। नीति की बढ़ती साजिशें और अवनी के रिश्ते में दरार की शुरुआत हो रही थी। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ता जा रहा था। सास भी नीति की बातों में आने लगी थी। एक सुबह बेहद सजीली थी। धूप की नरम किरणें शीशे से छनकर रसोई की दीवारों पर पड़ रही थी। स्टील की चमचों में चमकती रोशनी, गैस पर चढ़ी कॉफ़ी की खुशबू और मोबाइल में बजते मेलोडी रिंगटोन, सब मिलकर एक आधुनिक जागती हुई गृहिणी की सुबह को परिभाषित कर रहे थे। अवनी ने घड़ी की तरफ देखा। 7:15 हुए। विवेक उठ गए होंगे क्या? उसने अपने आप से पूछा। फिर बिस्किट का डब्बा टेबल पर रखते हुए अपने 6 साल के बेटे क्रिश को जगाने चली गई। बेटा तो अभी नींद में कुनमुनाते हुए तकिए से लिपटा हुआ था। अवनी धीरे से कान में, बेटू उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। चलो मम्मा आपका हॉट मिल्क बना चुकी है, ब्रेड टोस्ट भी रेडी है। क्रिश नींद में, पापा स्कूल छोड़ने चलेंगे क्या? अवनी मुस्कुराई। विवेक कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि आजकल विवेक की सुबह साथ बैठकर चाय पीना भी दुर्लभ हो गया था। डाइनिंग टेबल पर विवेक मोबाइल में खोया बैठा था। बाल करीने से संवरे हुए, महंगे परफ्यूम की हल्की सी महक और मोबाइल स्क्रीन पर चलती चैटिंग की झलक। अवनी कॉफ़ी कप सामने रखती है और अपने कमरे में क्रिश को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसी वक्त नीति घर में घुसी। बाल खुले, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, हाथ में केक का डिब्बा। दीदी देखो, आपके लिए चॉकलेट ट्रफल लाई हूँ, और जीजू के लिए भी। अवनी मुस्कुराई। अरे वाह, आज इतनी खुशी? नीति ने हंसते हुए कहा, बस ऐसे ही, मूड अच्छा था। और हाँ, क्रिश के लिए भी टॉफ़ी लाई हूँ। विवेक उस वक्त हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। नीति ने चुपके से अखबार उसके हाथ से खींचा और बोली, इतना पढ़ते क्यों रहते हैं जीजू? कभी कभी कुछ और भी करना चाहिए। आप तो घर में ही बस पड़े रहते हैं। नई पिक्चर लगी है, क्या ख्याल है आपका जीजा जी? विवेक थोड़ा चौंका, फिर हंस पड़ा। तुम जैसी चंचल हसीना के बीच मैं तो अंकल टाइप लगूंगा नीति। अवनी ने ये सब देखा पर नज़रअंदाज कर दिया। शायद वो वाकई ज़्यादा सोच रही थी। एक रात अवनी किचन में दूध गर्म कर रही थी, तभी नीति और विवेक की आवाज़ें कमरे से आती हैं। नीति, विवेक, वो शर्ट बहुत सूट करती है आप पर, जो मैंने दी थी। विवेक धीमे स्वर में, तुम हर बार कुछ ना कुछ कहकर मेरा दिन बना देती हो नीति। एक नशा है तुम्हारी आंखों में, जो मैं तुम्हारे पास खिंचा चला आता हूँ। इतना कहकर विवेक नीति के एकदम करीब आ जाता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है। हाँ विवेक, मुझे भी आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी अगर आप मेरे हो जाए तो। एक दीदी हैं कि बस आपको अपनी शिकायतों में उलझाए रखती हैं। तभी अवनी अचानक आ जाती है और दोनों घबराहट के कारण अलग हो जाते हैं। विवेक ने तुरंत दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अवनी, तुम यहाँ? हाँ, दूध गर्म कर रही थी, आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, उसने संक्षेप में जवाब दिया। नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैं तो जीजू को कॉफ़ी के लिए पूछ रही थी। अवनी ने चुपचाप गिलास उठाया और बाहर निकल गई। लेकिन अवनी दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अवनी मन ही मन टूट जाती है। अवनी की सास शारदा देवी, जो कभी अवनी की तारीफ़ें किया करती थी, अब बहुत बदल गई थी। नीति तो बहुत समझदार है। आजकल की बहुओं में वो बात कहाँ जो उसमें है। घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही सुंदर तरीके से सुलझाती है। शारदा देवी ने एक दिन अपनी पड़ोसन उषा से कहा। अवनी ने सुना। उसने तुरंत मन ही मन कहा, घर बनाना जानती है या घर तुड़वाना जानती है। रात को विवेक और अवनी के बीच। विवेक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ अवनी? नीति जब से आने लगी है तुम बहुत बदल गए हो।
तुम उससे बहुत खुलकर बात करते हो और मुझसे दूरी। विवेक चिढ़ गया। अब तुम्हें मेरी हर बात पर शक होने लगा है। नीति तुम्हारी बहन है, क्या अब उससे भी बात ना करूं? वो मेरी सौतेली बहन है और वो क्या सोचती है मैं जानती हूँ। बस करो अवनी, तुम हर बात में टांग अड़ाना बंद करो, मैं थक चुका हूँ। उस रात दोनों के बीच लंबी खामोशी रही। अवनी को अब पहली बार महसूस हुआ शायद मेरा रिश्ता दरकने लगा है। पड़ोसन सुलभा चाची का संवाद। बेटा अवनी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आजकल तुम्हारी बहन की नीति की चालें मैं देख रही हूँ। वो तुम्हारे विवेक को यूँ देखती है जैसे कोई बाज अपने शिकार को देखे। आप भी देख रही हैं चाची? अवनी की आंखों में आंसू भर आए। हाँ बेटी, पर ये लड़ाई अब तुम्हें खुद लड़नी होगी। अवनी की जिंदगी में अब अंधेरे बादल छाने लगे थे। एक दिन अवनी ने अपने कमरे में नीति का स्कार्फ देखा, विवेक की शर्ट के साथ टंगा हुआ। वो चुपचाप बाहर निकल गई। अब अवनी को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उसका मन चीख रहा था पर जुबान चुप थी। अवनी का सामना सच्चाई और धोखे की खुलती परतों से होने लगा। अवनी की जिंदगी अब केवल 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका बेटा क्रिश, उसका खुद पर विश्वास और तीसरा वो चुप्पी जो दिन पे दिन जहर बनकर दिल में उतरती जा रही थी। एक अजीब सी रात थी। उस रात आकाश में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। कमरे की खिड़की से आती हवा में भी एक बेचैनी थी। क्रिश अपने खिलौनों के साथ खेलते खेलते सो चुका था। अवनी बिस्तर पर बैठी थी और उसके हाथों में विवेक का मोबाइल था। विवेक बाथरूम में गया था और मोबाइल वहीं छोड़ गया। एक झिझक के साथ अवनी ने स्क्रीन को खोला, व्हाट्सएप ओपन किया। सबसे ऊपर था नीति। उसकी उंगलियां कांप रही थी लेकिन उसने चैट खोल दी। नीति, आज तुमने जब मेरी हथेली पकड़ी तो दिल रुक सा गया। अवनी कभी नहीं जान पाएगी हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। विवेक, तुम ही मेरा सुकून हो नीति। अवनी तो बस नाम की पत्नी है, बस एक जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत ही जल्द अब मैं उससे हमारे रिश्ते के बारे में साफ साफ बताने वाला हूँ। कब करोगे उससे सब साफ साफ बात? विवेक, अब मैं दुनिया और समाज की नज़रों में अपने रिश्ते को दिखाना चाहती हूँ। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल। विवेक, जल्द ही, बस थोड़ा और इंतज़ार। मोबाइल अवनी के हाथ से गिर गया। उसका बदन सुन्न हो गया था। उसकी रगों में जैसे बर्फ बहने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अवनी ने नीति को बुलाया। वो क्रिश को पड़ोस में खेलने भेज चुकी थी। नीति कमरे में आई, होठों पर वही मुस्कान, नकली वाली। दीदी, चाय बनाऊँ आपके लिए? अवनी ने सीधा सा सवाल किया। अवनी, ये सब क्या है? मेरे पति के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? सच सच बताओ नीति। तुम और विवेक कब से? तुम विवेक से प्यार करती हो? जवाब दो, छुपाना मत। नीति का चेहरा कठोर हो गया। हाँ करती हूँ, और अब छुपाना भी नहीं चाहती। अब जब सब पता चल ही गया तो क्या छुपाना। अवनी कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर बोली कांपते स्वर में, ओ तो विवेक को पाने के लिए तुमने ये सब किया? मेरे ससुराल वालों को मेरे खिलाफ किया, मेरे रिश्तेदारों के सामने मुझे नीचा दिखाया। जिस बहन को माँ बनकर पाला वही मेरी जिंदगी लूटने आई। नीति कटाक्ष के साथ, माँ बनकर पाला? यह अपने अधूरेपन का बोझ मुझ पर डाल दिया हमेशा। मेरी जगह तुमने ली और पापा ने मुझे कभी तुम्हारी बराबरी नहीं दी। अब अगर मैंने तुम्हारे अपने को अपना बना लिया तो क्या गलत किया? तुम्हें हमेशा सब कुछ मिला, प्यार, सम्मान, जिम्मेदारी का तमगा। मुझे क्या मिला? सिर्फ सौतेली बहन का टैग। अवनी धीरे पर दृढ़ स्वर में, जो भी मिला वो तुमने छीनने की कोशिश की है नीति। लेकिन एक बात जान लो, जो रिश्ता धोखे और चोरी से शुरू होता है वो कभी सुकून नहीं देता। विवेक शाम को घर आया। अवनी ने दरवाज़ा बंद किया और सामने खड़ी हो गई। विवेक का सामना अवनी से होता है। वो सीधे और साफ शब्दों में पूछती है, तुम्हारे और नीति के बीच क्या चल रहा है? अब झूठ मत बोलना विवेक, मैंने तुम्हारी और नीति की चैट पढ़ ली है। विवेक की आंखें झुक गई। अवनी,
मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं फंस गया था, मैं नहीं जानता था। नहीं विवेक, तुमने चाहा ही नहीं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं। तुमने अपनी कमज़ोरी को फंस जाना नाम दे दिया। मुझे नीति से सच्चा प्यार हो गया है। अवनी ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो फिर एक बार में सब साफ करते हैं। मैं तलाक दूंगी ताकि तुम्हें कोई बोझ महसूस ना हो। विवेक स्वीकार करता है कि उसे नीति से प्यार हो गया है। रात को जब कृष्ण ने माँ को रोते हुए देखा तो उसने मासूमियत भरे स्वर में पूछा, मम्मा आप क्यों रो रही हो? अवनी ने आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं बेटा, बस आँख में कुछ चला गया। पापा अब हमें प्यार नहीं करते क्या? कृष्ण ने मासूमियत से पूछा। अवनी का कलेजा चिर गया। उसने बेटे को गले से लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी बेटा, हमेशा। अवनी ने अगले दिन ही तलाक के लिए वकील से संपर्क किया। विवेक और नीति ने रिश्ते की घोषणा कर दी। घर वालों ने चुपचाप नीति का साथ दे दिया। ससुराल वाले भी अवनी पर आरोप लगाते हैं कि वो पत्नी धर्म नहीं निभा सकी। सास ने बस इतना कहा, बहू तुम में कुछ था ही नहीं जो विवेक को रोक पाती। अवनी ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। अब वो जा रही थी अपने बेटे के साथ, पर अपनी आत्मा को साथ लिए। बारिश की बूंदें उस दिन कुछ ज़्यादा ही तेज थी। घर की छत से टपकती बूंदें जैसे अवनी की आत्मा पर गिर रही थी। सामान समेटते हुए उसकी आंखों में हर एक कोना घूम गया। वो आंगन जहाँ कृष्ण ने पहला कदम रखा था, वो रसोई घर जहाँ उसने पहली बार अपनी पहली रसोई बनाई थी, और वो कमरा जहाँ उसका सपना चकनाचूर हुआ। अवनी अपने बेटे कृष को लेकर घर छोड़ देती है। तलाक की प्रक्रिया शुरू होती है। सामाजिक बदनामी, अकेलेपन की पीड़ा, सब कुछ उसे अकेले सहना पड़ता है। लेकिन अवनी अपनी आत्मा को टूटने से रोकती है। 6 साल का मासूम बेटा कृष अपनी माँ से सवाल पूछता है, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? नए घर में बेटा, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं। कृष ने मासूमियत से पूछा, पापा नहीं आएंगे? अवनी की आंखें नम हो गई। पापा अब किसी और के साथ है बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ माँ है और हमेशा रहेगी। कृष ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मुझे सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए। उस एक वाक्य ने अवनी को भीतर तक मजबूत कर दिया। अवनी जब कृष का हाथ पकड़कर दरवाजे तक पहुंची तो विवेक सामने आ गया। विवेक धीमी आवाज़ में, क्या तुम यूं ही सब छोड़कर जा सकती हो? अवनी, सब? मुझे क्या मिला यहाँ जो मैं छोड़ रही हूँ? विवेक नज़रें झुकाए हुए, हम सब थे तुम्हारे साथ। थे? यही तो दिक्कत है विवेक, तुम कभी मेरे थे ही नहीं, और जो लोग अपने नहीं होते वो साथ भी नहीं देते। विवेक कातर होकर, तो अब क्या चाहती हो? अवनी स्पष्ट और दृढ़ आवाज़ में, अब मैं खुद को पाना चाहती हूँ। अवनी ने दरवाज़ा खोला और अपने बेटे का हाथ थामकर उस घर से बाहर निकल गई, ना डरते हुए ना पछताते हुए, सिर्फ आत्मसम्मान की ठोस जमीन पर चलते हुए। अवनी के कंधे पर जिंदगी का नया संघर्ष आ गया था। अवनी अपने अतीत से निकलकर बेटे क्रिस के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर छोड़ देती है। उसका जीवन अब आत्मबल, संघर्ष और मातृत्व के भाव से भरा हुआ है। नई सुबह के साथ एक नया घर, छोटा सा फ्लैट था, 2 कमरे, एक बालकनी और बहुत सारा सूनापन। लेकिन इस सूनापन में भी एक सुकून था। अब कोई धोखा नहीं था, कोई झूठ नहीं था, सिर्फ एक माँ और उसका बेटा था। पहली रात जब अवनी बिस्तर पर लेटी, उसके तकिए भीग चुके थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द से नहीं, साहस के थे। अब उसे अपने बेटे के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी। अवनी के पास MBA की डिग्री थी। उसने शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन भेजे। इंटरव्यू पे जाते हुए वो कृष को स्कूल छोड़ती, फिर पसीने में लथपथ बसों में सफ़र करती। एक औरत, एक माँ, एक टूटी पत्नी, तीनों का संघर्ष उसके चेहरे पर साफ झलकता था। एक इंटरव्यू में जब HR ने पूछा, आप इतनी ब्रेक के बाद क्यों नौकरी करना चाहती हैं? अवनी ने सीधी नज़र से देखा और कहा, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी की कमान मेरे हाथ में है और मुझे अपने बेटे का भविष्य बनाना है। कुछ ही हफ्तों बाद उसे शहर की एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में HR मैनेजर की नौकरी मिल गई। पहले दिन जब उसने ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर फाइलें खोली तो खुद को मुस्कुराते हुए पाया।
वो बेटे कृष को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाती है। धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। मैं फिर से जिंदा हो रही हूँ, उसने खुद से कहा। दूसरी ओर विवेक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। विवेक ऑफिस से लौटा और घर एकदम चुप था। नीति अपने कमरे में मोबाइल पर कॉल में व्यस्त थी। खाना किसी डिलीवरी ऐप से आया था और किचन की बत्ती बुझी थी। विवेक मन में, अवनी तो हर शाम रसोई से कुछ पकाती थी। कृष हंसी से घर भर देता था। अब ये घर है या सिर्फ दीवारें? उसने मोबाइल उठाकर अवनी का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। विवेक खुद से, अब शायद देर हो चुकी है। लेकिन एक शाम अवनी का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम था विवेक। अवनी कुछ सेकंड देखती रही, फिर कॉल काट दी। फिर एक और कॉल आया। विवेक ने मैसेज किया, अवनी माफ़ कर दो, नीति और मैं खुश नहीं हैं। शायद हमने गलती की। कृष को बहुत मिस करता हूँ। अवनी ने जवाब नहीं दिया। उसने फ़ोन बंद किया और अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटे कृष के साथ एक शाम बालकनी में बैठी अवनी चाय पी रही थी। कृष उसके पास आकर बोला, माँ, यहाँ हम ज़्यादा खुश हैं। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ सिर्फ अपनापन और सुकून है। कई महीनों के संघर्ष के बाद अवनी अब अपने जीवन की एक नई लय में थी। सुबह बेटे कृष को स्कूल छोड़ती, फिर ऑफिस जाती, वहाँ दिन भर व्यस्त रहती। कभी मीटिंग, कभी टीम मैनेजमेंट, कभी एचआर पॉलिसी तैयार करना, और शाम को घर लौटती तो खुद थकी हुई लेकिन ज़िंदा महसूस करती। उस दिन ऑफिस में एक खास मीटिंग थी। कंपनी के नए सीईओ आ रहे थे। नाम था रणविजय सिंह। समझदार, विनम्र और संवेदनशील। कई लोगों के कानों में फुसफुसाहट चल रही थी, रणविजय सिंह बहुत सख्त हैं, उनकी निगाहें बहुत तेज हैं। एचआर में किसका क्या काम है वो सब खुद देखते हैं। अवनी ने इन बातों को अनसुना किया। उसने एक अच्छी फॉर्मल साड़ी पहनी, बाल बांध लिए और मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। रणविजय की उम्र 38 से 40 रही होगी। लंबा कद, तीखी आंखें, आत्मविश्वास से भरी हुई चाल। उनका स्वभाव गंभीर लेकिन बहुत सधा हुआ था। आप अवनी ठाकुर हैं? रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी, एचआर मैनेजर, अवनी ने विनम्रता से कहा। आपकी बनाई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़े, काफ़ी प्रभावशाली है। रणविजय ने मुस्कुराकर कहा। वो अवनी की काबिलियत और आत्मसम्मान से प्रभावित होता है। अवनी ने पहली बार किसी पुरुष की मुस्कान को इज्जत से भरी पाया। धन्यवाद सर। मैंने कोशिश की कि कंपनी और कर्मचारियों दोनों की ज़रूरतें संतुलित रहे। रणविजय ने सिर हिलाया। अच्छा सोचती हैं आप, शायद बहुत कुछ झेल कर निकली हैं। अवनी थोड़ी चौंकी। माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी पर्सनल फाइल पढ़ चुके हैं? नहीं, रणविजय बोले, पर आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। अवनी चुप रह गई। लेकिन उस दिन के बाद कुछ तो बदल गया। कुछ हफ्तों बाद एक दिन ऑफिस कैफेटेरिया में रणविजय अचानक पास आ गए। कॉफ़ी के बहाने बातचीत की शुरुआत होती है। कॉफ़ी में चीनी डालती हैं? नहीं, अब नहीं। जिंदगी ने कड़वे स्वाद की आदत डाल दी है। अवनी मुस्कुराई। रणविजय हंस पड़े। कड़वेपन से परिपक्वता आती है और आपको देखकर लगता है आपने दोनों ही हासिल कर लिया है। उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम, किताबें, ऑफिस की नीति, कर्मचारी समस्याएं, लेकिन इन बातों के बीच जो चुप संवाद था वो ज़्यादा गहरा था। दोनों के बीच एक प्रोफेशनल बॉन्ड बन जाता है। अवनी के जीवन में रणविजय एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ उसकी काबिलियत को नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गहराई को भी समझने लगा था। एक शनिवार अवनी ऑफिस की एक फाइल लेने ऑफिस गई। कृष को साथ ले गई। कैफेटेरिया में रणविजय बैठे थे। रणविजय की मुलाकात पहली बार कृष से होती है। कृष ने उन्हें देखकर कहा, माँ, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। रणविजय ने हंसते हुए पूछा, और आप कौन हो? सरदार जी। मैं कृष हूँ, मम्मी का बेटा। और तुम्हारे पापा? कृष चुप हो गया, बस मुंह नीचे कर लिया। अवनी ने जल्दी से बात संभाली। हम दो ही हैं रणविजय सर,
एक दूसरे की दुनिया। रणविजय ने क्रिश को गोद में उठाया और बोला, कभी लगे कि दुनिया छोटी पड़ रही है तो बता देना, मैं अच्छा कार्टून भी बनाता हूँ। क्रिश खिलखिलाकर हंस पड़ा। अवनी के चेहरे पर आंसू छलकने को थे, लेकिन वो मुस्कुरा दी। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ कोई अजनबी अचानक हमें अपना सा लगने लगता है, शायद इसलिए कि वह भी किसी दर्द से गुजरा होता है। ऐसा ही कुछ अवनी और रणविजय के बीच घट रहा था, धीरे चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से। अवनी और रणविजय के बीच धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता आकार लेने लगा था। एक शाम की मुलाकात, एक निजी बातचीत। एक दिन ऑफिस के बाद रणविजय ने अवनी से कहा, अगर आप असहज ना हो तो क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहेंगी? अवनी थोड़ी झिझकी, फिर बोली, कॉफ़ी तो वैसे भी पीनी थी। वे दोनों ऑफिस के पास एक शांत कैफ़े में पहुँचे। अवनी ने पूछा, आप हमेशा इतने सीधे और संजीदा रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं आता? रणविजय हल्की मुस्कान के साथ बोले, आता है लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं। कभी किसी को खोया है? अवनी का सवाल अचानक निकला। रणविजय कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ, मैंने अपनी पत्नी को खोया, कैंसर से, 5 साल पहले। अवनी चौंकी, उसकी आंखें भर आई। माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता था। आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन आज शायद बताने का मन हुआ, क्योंकि आप भी कुछ छुपाती नहीं हैं। रणविजय ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। हमने 7 साल शादी में बिताए, कोई बच्चा नहीं हुआ। वो बहुत खुश मिजाज थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब वो चली गई तो मैं अंदर से मर गया। बाहर से काम करता रहा लेकिन अंदर से खाली होता गया। अवनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दी। शायद हम दोनों ने प्यार तो किया, पर हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी, या शायद हमें प्यार का सही अर्थ अब समझ आया है, रणविजय ने धीरे से कहा। रणविजय ने अपना अतीत भी पहली बार सामने उसके रखा था, जिससे उसे एहसास होता है कि शायद अकेलेपन की कहानी सिर्फ उसकी ही नहीं है। एक दिन रणविजय क्रिश से मिलता है, उसे अपनाता है। अब क्रिश को भी रणविजय का साथ अच्छा लगने लगा था। माँ, क्या मैं उन्हें रण अंकल की जगह दोस्त कह सकता हूँ? अवनी चौंक गई। क्यों बेटा? क्योंकि वो हमेशा मेरी बातें सुनते हैं और जब मैं गिर जाता हूँ तो मुझे उठाते हैं। मेरे पहले वाले पापा तो बहुत बिजी थे, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। वे तो देखते भी नहीं थे जब मैं चोट खाकर गिर पड़ता था। अवनी की आंखें भर आई। उसने बेटे को गले से लगा लिया। रणविजय और अवनी के बीच अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, और एक दिन ऐसा प्रस्ताव आया जो अवनी की ज़िंदगी बदल देता है। रणविजय धैर्य और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगा। एक शाम रणविजय ने अवनी को ऑफिस के बाहर रुकवाया। अवनी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ? अवनी की धड़कनें बढ़ गई। रणविजय ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें एक चिट्ठी थी, हाथ से लिखी हुई। प्रिय अवनी, जिंदगी ने हमें झुलसाया है, लेकिन हम दोनों बच्चे हैं। क्या तुम मेरे साथ उस जिंदगी को फिर से जीना चाहोगी जिसमें मैं तुम्हारा दर्द बांटूं, तुम्हारे बेटे का पिता बनूं और तुम्हारा जीवन साथी बनूं? जवाब देने की कोई जल्दी नहीं, लेकिन उम्मीद है दिल हाँ कहेगा। अवनी के हाथ कांपने लगे। वो चुप रही, पर उसकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह चुके थे। अवनी डर रही थी फिर से किसी रिश्ते में बंधने से। रात का वक्त था, चांदनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी, लेकिन अवनी के मन में गहराता हुआ अंधेरा था। उसके हाथ में रणविजय की चिट्ठी थी, बार बार पढ़ी गई, फिर भी हर बार नई लगती थी। अवनी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक धुंध चल रहा था। क्रिश पास में सो रहा था, मासूमियत से भरा, सुरक्षित, बेफिक्र होकर। क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकती हूँ? अगर फिर टूट गई तो? अगर क्रिश की दुनिया फिर हिल गई तो? तभी उसके मन में अपनी स्वर्गीय माँ की छवि उभरी। बेटी, जिंदगी में हर दर्द के बाद एक सुबह होती है, लेकिन वो सुबह तभी आएगी जब तू दरवाज़ा खोलेगी। अवनी ने गहरी सांस ली। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। रणविजय को कॉल किया। हेलो। रणविजय की आवाज़ आई। अवनी की आवाज़ में कपकपी थी। हाँ अवनी, मैं हाँ कहती हूँ। मैं सुन नहीं पाया शायद।
मैं हाँ कहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी फिर से जीना चाहती हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? रणविजय मुस्कुराया। तुम सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं, मेरे बेटे के पिता भी बनोगे। एक ऐसे पिता जो उसका दिल फिर कभी ना तोड़े। रणविजय की आवाज़ भीग गई। अवनी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें अपने जीवन संगनी के साथ साथ एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। मुझे तुम दोनों का साथ जीवन भर के लिए चाहिए। एक दिन रणविजय का सरप्राइज क्रिश के लिए। क्रिश का स्कूल फंक्शन था, सारे बच्चे अपने पापा के साथ थे। क्रिश थोड़ा उदास बैठा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, मिस्टर क्रिश ठाकुर को स्टेज के पीछे बुलाया जाए। क्रिश चौंका, भागता हुआ गया। वहाँ रणविजय खड़ा था, हाथ में एक छोटा गिफ्ट और मुस्कान के साथ। पापा! कृष्ण चिल्लाया। रणविजय ने घुटनों के बल बैठकर उसे गले से लगा लिया। अवनी पीछे से देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। उधर दूसरी ओर नीति और विवेक का घर। विवेक अब शराब में पूरी तरह डूब चुका था। अब विवेक ऑफिस से देर रात लौटता। नीति दरवाजे पर खड़ी थी, तेज निगाहों से। फिर देर से किसी और के पास थे क्या? नीति, अब ये क्या ड्रामा है? ड्रामा? अब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं रही, इसलिए अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए पहले जैसी जज्बात नहीं रहे। पहले तुम कितना मुझसे प्यार जताते थे। अब तुम्हें क्या हो गया है विवेक? विवेक कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपना सिर झुका लेता है। नीति अब ज़्यादा करके तनाव में रहने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे जवाब दिया था उसके शरीर में कुछ अंदरूनी चोटों की वजह से वो माँ बनने में सक्षम नहीं है। जब ये बात उसने विवेक को बताई तो विवेक बहुत ही निराश हो गया। उसे मन ही मन बहुत पछतावा होने लगा। एक दिन वो नीति से कहता है, मुझे अब एहसास हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, इसीलिए भगवान हमें सज़ा दे रहा है। नीति फट पड़ी। अब अब जब सब कुछ लूट गया तब पछतावा हो रहा है? विवेक बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। नीति अकेली खड़ी थी, मातृत्व की खाली गोद और पछतावे की आंधी लिए। उधर अवनी और रणविजय की शादी की तैयारियां, नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। वह एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाती है। वहीं नीति का जीवन दिन पर दिन एक अंधेरी खाई की ओर गिरता जा रहा है। अब अवनी और रणविजय ने अपने रिश्ते को समाज के सामने स्वीकार करने का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि शादी सादगी से होगी, बस करीब लोग और आशीर्वाद की गर्माहट। अवनी ने अपनी पुरानी कॉलेज मित्र संगीता को बुलाया। संगीता, अवनी तो बहुत बदल गई है, चेहरे पर फिर से चमक आ गई है, शायद फिर से जीना सीख लिया है। रणविजय ने न केवल मुझे अपनाया बल्कि मेरे बच्चे को भी बिना कोई सवाल पूछे प्यार दिया। संगीता मुस्कुराई। अवनी, जीवन में दोबारा इस तरह का जीवन साथी बहुत ही किस्मत से मिलता है, और वो तुझे तब मिला जब तूने खुद को समेट लिया था। अवनी, अब डर नहीं लगता संगीता, अब लगता है मैं टूट कर भी बिखरी नहीं। अवनी की मुलाकात अब रणविजय के माता पिता से होती है। रणविजय की माँ रेवती जी ने, बेटा तुम्हें जब अवनी जैसी सुलझी और समझदार पत्नी मिली है तो समझो हमें बहू नहीं बेटी मिल रही है। रणविजय के पिता विजय जी ने कहा, और हमारा पोता कृष कहाँ है, मिलाओ उससे हमें। अब हमें इंतज़ार नहीं हो रहा है। जब कृष आया तो रणविजय की माँ रेवती जी ने उसे गोद में उठाकर कहा, बहुत ही प्यारा है कृष, एकदम से कृष्ण कन्हैया जैसा। अब से तू हमारा कृष विजय है। अवनी की दोबारा शादी होती है, लेकिन ये शादी बहुत साधारण पर बेहद भावनात्मक। कृष ने फूलों की थाली लेकर स्टेज पर मम्मी और रण अंकल के सिर पर हल्का गुलाब जल छिड़का। पंडित जी बोले, अब वधू और वर सप्तपदी के लिए खड़े हो। रणविजय ने अवनी का हाथ थामा। अवनी ने पहली बार बिना डर किसी पुरुष की आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ सच्चाई और सम्मान था। रणविजय, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज और कल से प्रेम करूँगा। अवनी, और मैं पूरी निष्ठा के साथ तुम्हारे सुख दुख में साथ निभाऊंगी। तुम्हें एक पति और पिता के रूप में मान सम्मान और तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताने का वादा करती हूँ। दूसरी तरफ नीति और विवेक का रिश्ता पूरी तरह टूटने के कगार पर था। नीति की घुटन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी।
वह अब लगभग पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से बातें करती, खुद से। नीति, तूने क्या पाया? अवनी, तेरी बहन से जलन में जो चुराया वो अब तेरे पास ही क्यों नहीं ठहरता? विवेक अब देर रात घर आता, ज़्यादातर चुप रहता। बात बात पर लड़ाई होने लगी थी। एक दिन विवेक ने नीति से कहा, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज ना मेरे पास अवनी जैसी जिम्मेदार पत्नी है, ना ही मेरा बेटा जिसे मैं अपना कह सकूं। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि अब मैं पूरी तरह खाली हो चुका हूँ। नीति फूट फूट कर रो पड़ी। वो सब कुछ जीत कर भी हार चुकी थी। एक दिन नीति की मौसी उससे मिलने आई। बेटी, तूने अपने स्वार्थ में बड़ी बहन का घर तोड़ दिया, अब खुद भी टूट चुकी है। अवनी भले ही तेरी सौतेली बहन थी, लेकिन उसने तुझे हमेशा अपना माना था और तूने उसके पति को ही छीन लिया। मौसी, मैं क्या करूं? मैं तो बस प्यार चाहती थी। प्यार छीना नहीं जाता बेटी, कमाया जाता है। अब जहाँ एक और अवनी अपने नए जीवन की शुरुआत रणविजय के साथ कर रही थी, वहीं दूसरी ओर नीति और विवेक के रिश्ते की नींव पूरी तरह हिलने लगी है। अवनी की नई जिंदगी रणविजय के साथ एक छोटे हनीमून ट्रिप पर। रणविजय ने अवनी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज ट्रिप प्लान किया। नैनीताल की शांत वादियों में 3 दिन का सफ़र। रणविजय, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ माँ और परेशान बीवी नहीं, एक औरत की तरह जियो जो सिर्फ मुस्कुराए। अवनी मुस्कुराते हुए, अब तो मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब मेरे साथ कोई है जो मेरी आंखों में आंसू नहीं, खुशियाँ देखना चाहता है। नैनी झील का किनारा। अवनी और रणविजय बोटिंग कर रहे थे। रणविजय, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? अवनी, क्या? तुमने टूट कर भी खुद को जोड़ा, और अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी अब पूरी है। और मुझे लगता है पहली बार किसी ने मुझे मेरी पूरी पहचान के साथ स्वीकार किया है। क्रिश स्कूल से आकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। मेरे 2 पापा हैं, एक जिसने मुझे जन्म दिया और एक जिसने मुझे अपनाया, लेकिन मुझे मेरे नए पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मम्मी को कभी रुलाते नहीं। क्रिश विजय। अवनी ने वो डायरी चुपके से पढ़ी और उसका दिल भर आया। उधर नीति और विवेक के घर में जैसे बम फूट रहे थे। अब हर दिन लड़ाई होती थी। नीति मानसिक रूप से टूटती जा रही थी और विवेक घर छोड़ देता है। नीति, तुम्हें मुझसे अब प्यार नहीं रहा ना, है ना? विवेक, अगर प्यार होता तो तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करती। मैंने अवनी को छोड़ा, अपने बेटे को छोड़ा, और बदले में क्या मिला? तुम्हारा पागलपन। नीति, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। विवेक, नहीं, तुमने जो किया अपने अहम के लिए किया। अवनी तुम्हारी सौतेली बहन थी, उससे बदला लेने के लिए तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया। विवेक ने सूटकेस उठाया और कहा, मैं जा रहा हूँ नीति, अब और नहीं। नीति रोती हुई, वापस मत आना, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, नीति ज़मीन पर गिर पड़ी। अब उसके पास कोई नहीं था। अवनी एक दिन ऑफिस से लौट रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। वो थी उसकी पुरानी सास जी, शारदा जी। बेटी, क्या तू मुझे माफ़ कर सकती है? अवनी, आपने तो मुझे कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया, अब क्या बचा? सास, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। नीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तू ही सच्ची बहू थी। अब मैं किसी की बहू नहीं, मैं अपनी नई दुनिया में बहुत खुश हूँ। मेरे पास रणविजय जैसा ईमानदार जीवन साथी और मेरा होनहार बेटा है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सास शारदा जी आंखों में आंसू लिए, फिर भी अगर हो सके तो माफ़ कर देना। अवनी ने बस सिर हिलाया और चली गई। दिल भारी था और लेकिन आत्मा हल्की। विवेक के जाने के बाद नीति पूरी तरह अकेली हो गई थी। वो अब ठीक से खाना नहीं खाती, हर वक्त दरवाजे की तरफ देखती रहती, रातों को डर के मारे लाइट जलाकर सोती और कई बार सोती भी नहीं। आईने से बात करती नीति। नीति आईने में खुद से, देख ये तू है, तूने सब छीन लिया था ना, अब देख तेरे पास क्या है? कोई नहीं, ना पति, ना परिवार, ना बच्चा। वो अचानक जोर से चीखी, मैं गलत थी, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो अवनी दीदी। नीति को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया।
नीति की अवनी से मिलने की कोशिश करती है। वह अवनी से मिलने जाती है। वो उस बहन से माफ़ी मांगने जाती है जिसकी ज़िंदगी उसने कभी तबाह कर दी थी। लेकिन क्या सच में माफ़ी से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं? फिर एक दिन पता लगाकर वो सीधे अवनी के घर पहुंच गई, बिना बताए, बिना बुलाए। अवनी दरवाज़ा खोलती है। सामने खड़ी है वो औरत जिसकी वजह से उसने सब कुछ खोया था। अवनी ठंडी आवाज़ में, क्या काम है तुम्हें यहाँ? नीति रोते हुए, बस एक बार माफ़ कर दो दीदी, मैंने बहुत गलत किया, बहुत। अब दीदी याद आ रही है? जब तूने मेरी दुनिया लूटी थी तब नहीं? नीति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार गले लगाकर कह दो मैंने माफ़ किया। अवनी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तूने मुझसे मेरा पति छीना, मेरा घर छीना, और तू सोचती है सिर्फ माफ़ी से सब ठीक हो जाएगा? नीति गिड़गिड़ाते हुए, मैं बहुत टूट चुकी हूँ, कोई अपना नहीं बचा। अवनी की आंखों में आंसू थे। लेकिन तेरे लिए मेरा जवाब है, मैं तुझे माफ़ करती हूँ, जा। लेकिन भूल नहीं सकती, तू जो बोई थी वही काट रही है। नीति फूट फूट कर रोने लगी। अवनी ने बिना एक शब्द और कहे दरवाज़ा बंद कर लिया। कृष ने दूर से नीति को जाते हुए देखा। कृष, मम्मा, वो नीति मौसी थी ना? अवनी, नहीं, उससे हमारा अब कोई रिश्ता नहीं। वो एक भटकी हुई औरत है जो अब रास्ता ढूंढ रही है। नीति के आने से अवनी बहुत ही परेशान और बेचैन महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ झलक रहे थे। रणविजय ने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। लेकिन कृष्ण ने रणविजय को बताया कि आज उसकी नीति मौसी आई थी, मामा से कुछ बात कर रही थी। रणविजय को सारी बात समझ में आ गई। उसने उसी रात अवनी के तकिए के नीचे एक चिट्ठी रख दी। प्रिय अवनी, मैंने तुम्हें स्वीकार किया था तुम्हारे बीते कल के साथ, लेकिन आज तुम्हारी मजबूती देखकर मुझे तुमसे और भी प्यार हो गया है। जो इंसान माफ़ कर सकता है वही सबसे बड़ा होता है। तुम्हारा रणविजय। अवनी की आंखें भर आई। उसने पत्र सीने से लगा लिया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि नीति मानसिक अवसाद में चली गई है और एक निजी क्लिनिक में उसका इलाज चल रहा है। वो बार बार एक ही नाम लेती है, अवनी, अवनी, मुझे माफ़ कर दो। अवनी अब एक सफल मैनेजर बन चुकी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे ऑफिस में सबकी चहेती बना दिया था। ऑफिस में एक दिन बॉस ने ऐलान किया मंच से, हमारी कंपनी की नई ब्रांच की चीफ ऑपरेशन ऑफिसर होंगी अवनी ठाकुर। सब तालियां बजाते हैं। रणविजय और कृष भी वहीं मौजूद थे। रणविजय मुस्कुराते हुए, आज गर्व हो रहा है कि मैंने एक कमज़ोर नहीं, एक योद्धा स्त्री को जीवन साथी बनाया है। कृष मन से चिल्लाकर, माय मम्मी इज़ द बेस्ट। अवनी की आंखें भर आई। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। कृष्ण ने स्कूल की भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। उसका विषय था मेरी माँ। कृष्ण मंच से, मेरी माँ एक सुपर हीरो है। जब सबने उन्हें छोड़ दिया उन्होंने मुझे पकड़ कर रखा। वो कहती हैं ज़िंदगी लड़ने का नाम है और मैं लड़ते लड़ते जीत जाऊंगा क्योंकि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अपनी पीछे बैठी रो रही थी गर्व और प्रेम से। जहाँ एक तरफ अवनी की जिंदगी तरक्की की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर नीति का मानसिक संतुलन बिगड़ता लगातार जा रहा था। नीति अब हर किसी से डरने लगी थी। वो अस्पताल में डॉक्टर से कहती कांपते हुए, दीदी आएंगी, मुझे मारेंगी, वो मुझसे सब छीन लेंगी। डॉक्टर उसे सीवियर गिल्ट सिंड्रोम कहते हैं। ये आत्मग्लानि की चरम अवस्था है। नीति कभी रोती तो कभी हंसती। वो बार बार दीवार पर हाथ मारती और कहती, मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने क्यों छीना उसका सब कुछ। विवेक को जब नीति की हालत का पता चला वो उससे मिलने हॉस्पिटल आया। विवेक, कैसी हो नीति? नीति ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तू कौन है? तुझे भी अवनी ने भेजा है ना मुझे सज़ा देने? विवेक सन्न रह गया। उसने डॉक्टर से कहा, माफ़ करना, मैंने बहुत देर कर दी। रणविजय की फैमिली ने एक पारिवारिक उत्सव रखा था। रणविजय की फैमिली फंक्शन में अवनी की पहली उपस्थिति उसकी माँ रेवती जी की वर्षगांठ थी। सबको अवनी से मिलवाया गया। रणविजय की माँ रेवती जी
बेटा, हमने तुम्हारे प्रगति के बारे में सब सुना है। आज रणविजय को देखकर लगता है कि उसका फैसला बिल्कुल सही था, जो उसने तुम्हें जीवन संगिनी के रूप में पाया। अवनी आंखों में चमक के साथ, बहुत धन्यवाद सासू माँ। नहीं माँ। सभी ने तालियां बजाई। कृष्ण ने रणविजय की मम्मी को गले लगाकर कहा, आप तो मेरे सबसे अच्छी वाली दादी हो। हंसी, खुशी और अपनापन। अवनी को पहली बार लगा ये है असली परिवार। नीति की हालत और गिरती है और वो अवनी से मिलने की जिद करती है। वहीं अवनी और रणविजय एक नया फैसला लेते हैं। अवनी और रणविजय ने शहर के एक सुंदर इलाके में एक नया घर खरीदा। नया आशियाना, खुली बालकनी, एक प्यारा गार्डन और बच्चों के खेलने की जगह। ये अब कृष का नया संसार था। रणविजय, अब ये सिर्फ घर नहीं है, ये हमारा घरौंदा है, हमारा सपना है। अवनी मुस्कुराकर, और ये हमारे बेटे का भविष्य भी। रणविजय ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि कृष को मैं कानूनी रूप से गोद लूँ। वो अब सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी है। अवनी की आंखें छलक गई। अवनी, कृष को तुम्हारे जैसा पिता मिलना मेरे हर दुख की भरपाई है। गोद लेने की प्रक्रिया के लिए रणविजय ने वकील से संपर्क किया। कागजात तैयार हुए। कोर्ट की तारीख आई। कोर्ट रूम में जज ने पूछा, आपको पूरा विश्वास है कि आप इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? जज साहब, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं उसे सिर्फ पालना नहीं चाहता, मैं उसे प्यार देना चाहता हूँ, उसकी ढाल बनना चाहता हूँ। जज मुस्कुराकर, कोर्ट इस गोद लेने को स्वीकृति देता है। कृष्ण ने रणविजय को कसकर गले लगा लिया। अब मैं आपको पापा कह सकता हूँ। रणविजय हंसते हुए, अब से नहीं, हमेशा के लिए। उधर नीति की हालत और गिरती जा रही थी। वो अपना नाम तक भूलने लगी थी। नीति पागलों की तरह, अवनी अवनी, तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? उसकी मौसी, जो पहले नीति को हमेशा समझाती थी, अब रोते हुए डॉक्टर से कह रही थी, मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बहुत पछता रही है, भगवान के लिए। डॉक्टर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग की चोटें कभी कभी दिल की चोटों से भी गहरी होती है। विवेक अब पूरी तरह अकेला था। पश्चाताप की आग में जलकर उसने एक लंबा पत्र लिखा, अवनी के नाम। प्रिय अवनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने एक औरत को सिर्फ पत्नी समझा, इंसान नहीं। नीति के साथ मेरी जिंदगी नरक बन गई, लेकिन शायद यही मेरी सज़ा है। तुम खुश हो, यही मेरी एकमात्र तसल्ली है। कभी माफ़ कर सको तो करना। विवेक। अवनी ने पत्र पढ़ा और उसे धीरे से चला दिया। अवनी, तुम्हारा माफ़ी मांगना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब मैंने खुद को पा लिया है, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। अवनी और रणविजय ने घर में गृह प्रवेश की पूजा रखी। रणविजय की माँ ने अवनी को नया मंगलसूत्र पहनाया। रणविजय की माँ, अब ये घर पूरा हुआ, अब मेरी बहू घर की लक्ष्मी है। कृष्ण ने फूलों से सजा कार्ड दिखाया, वेलकम टू आवर न्यू लाइफ। नीति की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि अब उसे लंबे समय के लिए मानसिक पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। डॉक्टर, अब वो अपने होश में कभी कभी आती है, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी है। अगर उसके जीवन में कोई अधूरी बात या अधूरा रिश्ता है, तो उसका सामना ही एकमात्र इलाज हो सकता है। नीति का मानसिक इलाज केंद्र में दाखिला करा दिया गया। नीति की मौसी ने कांपते हाथों से अवनी को फ़ोन किया। मौसी गिड़गिड़ाकर, बेटा अवनी, एक बार आ जा, वो तुझे पुकारती है, बस एक बार, शायद यही उसकी आखिरी इच्छा है। अवनी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं नहीं उसके लिए, अपने लिए आऊँगी, ताकि अपने मन की राख को साफ कर सकूं। रिहैब सेंटर में पहली मुलाकात। सफ़ेद दीवारों, दवाइयों की गंध और एक अजीब सी खामोशी के बीच अवनी नीति के कमरे में दाखिल हुई। वो वहाँ एक कोने में बैठी दीवार से बातें कर रही थी। नीति फुसफुसाते हुए, अवनी आएगी, मुझसे कहेगी कि तुझे माफ़ किया है ना? अवनी ने पास जाकर शांत स्वर में कहा, नीति, मैं आ गई हूँ। नीति ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एक पल को जैसे दिमाग में बिजली दौड़ी। दीदी, दीदी सच में आ गई? आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना? मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। वो फूट फूट कर रो पड़ी। दिल को
छू जाने वाला संवाद। नीति कांपती आवाज में, मुझे लगा था मैं तुम्हारा पति छीन लूंगी तो सब पा लूंगी, पर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। माँ बनना चाहा पर ना बन सकी, सपने देखे थे पर वो सब टूट गए। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं थी दीदी, कुछ भी नहीं। अपनी आंखों में आंसू लिए, तूने मुझे पति से, घर से, भरोसे से अलग किया था, पर एक चीज जो तू नहीं छीन पाई वो थी मेरी आत्मा। वो आज भी जिंदा है और मेरी पहचान भी। नीति, मुझे माफ़ कर दो दीदी, ताकि मैं मरते वक्त चैन से सो सकूं। अवनी ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ नीति, माफ़ किया। पापा ने कहा था तेरी छोटी बहन थोड़ी नासमझ है, समझना उसे, लेकिन तू नहीं समझी। क्यों कर दी इतनी बड़ी भूल बहन? लेकिन अब मेरे दिल में तेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं है। सब कुछ साफ हो गया है। तू भी सब कुछ भूल जा और ठीक हो जा जल्दी। नीति अब एकदम शांत हो गई थी, वैसे वो जीवन की अंतिम गहराई छू चुकी थी। डॉक्टर, ये अंतिम स्टेज है, अब सिर्फ चमत्कार ही उसे लौटा सकता है। अवनी फूट फूट कर रो रही थी। वो बाहर आई। रणविजय और कृष उसका इंतज़ार कर रहे थे। रणविजय, सब ठीक? अवनी हल्के मुस्कान के साथ, अब सब ठीक है। मैंने अपने भीतर के जहर को निकाल फेंका है, अब सिर्फ सुकून है। कृष दौड़कर उसे गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद अवनी को नीति की ओर से एक खत मिला, जो उसने उसी दिन डॉक्टर के पास लिखवाया था। दीदी, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि बहन का खून सिर्फ नाम का नहीं होता, अपनेपन और प्रेम का होता है। तुम्हारा सामना करके मैंने खुद को हल्का महसूस किया। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, क्योंकि तुमने माफ़ करके मुझे एक नई जिंदगी दी है, भले कुछ पल की ही क्यों ना हो। तुम्हारी अधूरी बहन नीति। नीति की अंतिम सांसें चल रही थी। रिहैब सेंटर में डॉक्टरों ने बताया कि नीति अब कोमा में चली गई है। उसकी मौसी बिस्तर के पास बैठी थी, बार बार उसका हाथ सहला रही थी। नीति की मौसी रोते हुए, तू जैसी भी थी मेरी बेटी थी। तेरे कर्म बुरे थे, पर तेरा दिल शायद हमेशा किसी प्यार की तलाश में था। डॉक्टरों ने कहा, अब कुछ ही समय है, अगर कोई अंतिम बार मिलना चाहे तो बुला लीजिए। विवेक को जब ये सूचना मिली तो उसने सारी पिछली बातें भूलकर नीति के पास जाने का निर्णय लिया। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बिस्तर पर नीति निर्जीव सी पड़ी थी। विवेक धीरे से उसका हाथ पकड़कर, नीति, मैंने भी बहुत गलत किया। हमने प्यार को खेल समझा, और अब देखो खेल खत्म हो चुका है। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए रोना स्वीकारा। विवेक फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अवनी को खोया, तुम्हें भी नहीं पा सका, और खुद को भी अब नहीं पहचानता। डॉक्टर, नीति अब कभी नहीं जागेगी, ये उसके जीवन की अंतिम शांति है। 3 दिन बाद नीति ने अंतिम सांस ली। कोई शोर नहीं, कोई आंसुओं की भीड़ नहीं, बस एक गहरी चुपचाप विदाई। उसकी मौसी ने विवेक के हाथों नीति की चिता को अग्नि दिलवाई। अवनी भी अंतिम संस्कार में आई। वो दूर खड़ी रही, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे। रणविजय ने उसका हाथ थाम लिया। रणविजय, तुमने उसे माफ़ कर दिया था। अपने अंदर की हर गुस्से को, दर्द को निकाल दो अवनी। अब खुद को भी पूरी तरह माफ़ कर दो। अवनी धीरे से, आज एक अधूरी बहन की कहानी पूरी हो गई, और मेरे भीतर की खामोशी को एक शांति मिल गई। कुछ सालों बाद अवनी और रणविजय ने मिलकर एक एनजीओ खोला, जिसका नाम था आश्रय, जहां ऐसी औरतों को सहारा दिया जाता था जो धोखे, हिंसा या अकेलेपन की शिकार थी। कृष अब 12 साल का हो गया था, चंचल, समझदार और जिम्मेदार। एक दिन उसने पूछा, माँ, पापा, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? अवनी हंसते हुए, ताकि कोई और माँ, कोई और औरत कभी उस दर्द से ना गुजरे जिससे मैं गुजरी थी। रणविजय, और ताकि तुम्हारे जैसे बच्चे कभी अकेले ना हो। विवेक अब अकेला था। नौकरी भी छूट चुकी थी। अपने पुराने घर में अकेला बैठा दीवारों से बातें करता। उसे अब अवनी और अपने बेटे की बहुत याद सताती, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अवनी की बातें, प्रेम, स्नेह और उसकी परवाह करना, तब उसने अपने हाथों से ही उसे ठुकराया था। लेकिन
अब अवनी किसी और की बाहों का हार थी और उसका बेटा कृष किसी और के घर का वंश। अब वह नई जिंदगी में खुश है, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक। एक दिन कृष की स्कूल फेयरवेल पार्टी थी। कृष ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। रणविजय और अवनी साथ गए। वहाँ लोग पूछ रहे थे, क्या आप कृष के मम्मी पापा हैं? रणविजय ने अवनी की तरफ प्रेम से देखा, मुस्कुराया और बोला, हाँ हम उसके मम्मी पापा हैं और एक दूसरे के जीवन साथी भी। अवनी, रणविजय और कृष अब एक भावनात्मक रूप से मजबूत परिवार बन चुके थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।